हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने तुगलक वंश कंप्लीट कर लिया है। अब तुगलक वंश के आगे हम लोग आज पढ़ेंगे सैयद वंश और लोदी वंश, और हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश का जो पहला शासक रहता है, यानी जो संस्थापक रहता है, वो खिज़्र खां रहता है। कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नासिरुद्दीन महमूद के समय कैसे तैमूर का आक्रमण होता है और दिल्ली को तहस नहस कर देता है 1398 में। तो बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे क्षेत्र को जीतता है नासिरुद्दीन महमूद, और उन सारे क्षेत्रों को खिज़्र खां को सौंप कर चला जाता है। अब खिज़्र खां जो है ये 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक सैयद वंश का शासक रहता है, और यही सैयद वंश की स्थापना भी करता है खिज़्र खां। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में ये है कि यह रैयत आला की उपाधि धारण करता है। कभी भी इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। खिज़्र खां कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। ये किसकी उपाधि धारण करता है? रैयत आला। इसने तैमूर के पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। चूँकि तैमूर के द्वारा ही इसको सारे क्षेत्र मिले थे, तो ये तैमूर का एक पुत्र था शाहरुख, उसके प्रतिनिधि यानी उसके सहायक के रूप में ये दिल्ली पर शासन करता है। सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम रहने दिया और खुतबा शाहरुख के नाम पर पढ़वाया गया। जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसके नाम पर खुतबा पढ़वाया। तारीख़ फरिश्ता के अनुसार लोग उसके शासन में इतने प्रसन्न थे कि उसके निधन पर युवा वृद्ध गुलाम आज़ाद सभी ने काले कपड़े पहनकर शोक मनाया। यानी कि जो खिज़्र खां था ये बहुत ही अच्छा शासन किया, ऐसा लोगों का मानना है। इसके शासन प्रशासन से लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और जब खिज़्र खां की मृत्यु हुई, यानी इसका निधन हुआ, तो जितने भी युवा थे, वृद्ध थे, गुलाम थे, आज़ाद थे, सभी लोगों ने मिल करके काले कपड़े पहनकर शोक मनाया। तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको याद रखना है रैयत आला की उपाधि धारण की, 1414 से लेकर 1421 तक शासन किया और सैयद वंश का संस्थापक था। इसकी एक पुस्तक भी है खिज़्र खां की, दरार-ए-जब्बात, और इसमें इसने अपनी वसीयत के बारे में लिखा है। दरार-ए-जब्बात जो है खिज़्र खां की पुस्तक थी। अब अगले शासक की बात करते हैं, तो अगला शासक बनता है मुबारक शाह। 1421 से लेकर 1434 तक रहता है, और ये पहला शासक रहता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सैयद वंश में अगर बात करें तो पहला शासक रहता है जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है, और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए। अभी तक मैंने बात किया था कि जो खिज़्र खां था वो शाहरुख यानी कि तैमूर के पुत्र के नाम पर और तुगलक वंश के शासकों के नाम पर सिक्के चलवाता था, लेकिन ये जो मुबारक शाह है ये स्वयं अपने नाम पर सिक्के चलवाता है, और यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर भी इसी ने बसाया था। यमुना यानी दिल्ली के आसपास यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया था। फिर अगला शासक बनता है मोहम्मद शाह। तो मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445 तक, ये भी कमज़ोर शासक था, और ये बहलोल लोदी को पुत्र कहता है, और बहलोल लोदी को खाने जहाँ की उपाधि भी प्रदान करता है। दिल्ली के पास मोहम्मदा नामक नगर इसने बसाया था। अब देखिए, सैयद वंश में खास कोई ऐसा शासक है नहीं जिसने बहुत बड़ा काम किया हो, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं। थोड़ा सा शासकों के बारे में देख लेते हैं बस। तो सबसे पहले खिज़्र खां बना, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह। अब इसका अंतिम शासक रहता है अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 से 1451 तक शासन करता है, और इसका वजीर था आलम शाह का वजीर हमीद खां। इससे झगड़ा होने पर आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी बहलोल लोदी को सौंप दी और स्वयं
बदायूं की जागीर में सेवानिवृत्त हो गया, यानी चला गया। तो ये जो अलाउद्दीन आलम शाह था, इसने गद्दी किसको सौंप दी? बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी जो आगे लोदी वंश की स्थापना करता है। तो कहने का मतलब सैयद वंश के शासकों ने कोई खास काम नहीं किया। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा लोदी वंश के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लोदी वंश जो था ये प्रथम अफ़गान वंश था। अभी तक जितने भी वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, ये कहीं ना कहीं तुर्क थे। तुर्कों की शाखाएं अलग अलग थीं, लेकिन ये तुर्क ही थे सब मिला कर के। अब हम जब लोदी वंश की बात करते हैं तो ये तुर्क ना होकर के ये अफ़गान थे, यानी एक अफ़गान वंश का भी यहाँ पे शासन हुआ। इसी को प्रथम अफ़गान वंश कहते हैं। प्रथम अफ़गान वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे मुग़ल वंश, तो वहाँ पे हम देखते हैं शेरशाह सूरी भी एक अफ़गान था, उसने भी सूर वंश की स्थापना की थी, उसको दूसरा अफ़गान वंश कहते हैं। शेरशाह सूरी के द्वारा जो सूर वंश स्थापित किया गया था उसको दूसरा अफ़गान वंश कहते हैं, और इसीलिए लोदी वंश को हम लोग पहला अफ़गान वंश मानते हैं। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश के शासकों ने शासन किया। सबसे पहला शासक था बहलोल लोदी। प्रथम अफ़गान वंश की स्थापना की। आर.पी. त्रिपाठी ने लोदी शासन को संघ राज्य कहा। संघ राज्य का मतलब यह है कि इसमें विभिन्न अफ़गान सरदार मिल करके शासन करते थे। अफ़गान कबीले होते थे, ठीक है, वो मिल करके शासन करते थे। इसलिए आर.पी. त्रिपाठी का मानना है कि ये संघ राज्य था। जैसे भारत जो है संघीय राज्य है, यानी भारत में जो है अनेक देश हैं और भारत में अनेक राज्य हैं और उन राज्यों से मिलकर संघ बना है, केंद्र बना है। ऐसे ही आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि ये जो दिल्ली सल्तनत है ये बहलोल लोदी के समय यानी अफ़गानों के समय एक संघ राज्य के समान था, यानी कई कबीले मिल करके एक दिल्ली सल्तनत यानी संघ राज्य का निर्माण करते हैं। अब ये अफ़गान जो थे, लोदी वंश के जो शासक थे, अफ़गानों का एक कबीला था गिलजई। अफ़गानों के गिलजई कबीले की साहू खेल शाखा से बिलोंग करते थे। ये जो अफ़गान थे किससे बिलोंग करते थे? साहू खेल शाखा थी, अफ़गानों की एक शाखा थी साहू खेल, और कबीला कौन सा था? गिलजई। गिलजई कबीले के साहू खेल शाखा से लोग संबंधित थे। तुगलक काल के अंत में जौनपुर दिल्ली से स्वतंत्र हो गया था, जिसे वापस लाना लोदी वंश की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब ये लोग क्या करते हैं, जो अफ़गान वंश के शासक हैं यानी लोदी वंश के शासक हैं, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जौनपुर को वापस दिल्ली सल्तनत में मिलाना, क्योंकि तुगलक काल में जौनपुर दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। बहलोल लोदी शासन करता है और इसके राजत्व का सिद्धांत क्या है? ये अपने सरदारों के सामने सिंहासन पर नहीं बल्कि गलीचे पर बैठता था। ये जो बहलोल लोदी था, ये देखिए यहाँ पे चित्र, यानी कि एक समानता की भावना इसके अंदर थी। अफ़गानों में क्या होता था, मैंने कहा ना शुरू में ही मैंने बताया कि ये लोग एक संघ राज्य के रूप में थे, यानी कि कोई केंद्रीय बहुत जो राजा होता था या जो केंद्र होता था बहुत पावरफुल नहीं होता था। इनमें समानता की भावना थी और सभी लोग मिल करके शासन करने की भावना इन लोगों में थी। तो ये जो बहलोल लोदी है इस चीज़ को दिखाता भी है, इस समानता को प्रदर्शित भी करता है और गलीचे पर यानी कारपेट पर बैठता है सरदारों के सामने, कहता है हम बराबर हैं, हम सभी लोग मिल करके डिसीजन लेंगे, शासन करेंगे। उसने अपने को अमीरों का मसनद आली कहा। ये क्या कहता है कि मैं मसनद आली हूँ। अफ़गानों को बहुत बड़ी बड़ी जागीरें देता है और उनके हिसाब किताब की जांच भी नहीं करता है। ये जो अफ़गान सरदार थे, यहाँ देखिए ये बीच में बहलोल लोदी बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ अमीर बैठे हुए हैं, सरदार बैठे हुए हैं। इन सभी को ये बड़ी बड़ी जागीरें देता है और कहता है सभी लोग मिल करके शासन करेंगे। नाराज़ अमीरों के सामने अपनी पगड़ी उतार कर कहता था, यदि आप मुझे अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए। अगर कोई सरदार या कोई अमीर इससे नाराज़ हो जाता था तो बहलोल लोदी उससे क्या कहता था
कहता था कि यदि आप हमसे खुश नहीं हैं तो ये मैं पगड़ी अपनी निकाल के रख देता हूँ आपके सामने। अगर आप हमें अयोग्य समझते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति को अपना सुल्तान चुन लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये बहलोल लोदी का विचार था, ये इसके राजत्व का सिद्धांत था। अब उपलब्धियों की बात करते हैं, इसकी विरासत की बात करते हैं। तो इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के, जो अकबर के समय तक उत्तर भारत में जारी रहे। एक टंके में 40 बहलोली होते थे। ये है बहलोली सिक्का, और टंका क्या होता था? चांदी का सिक्का, और ये बहलोली तांबे का सिक्का। तो एक चांदी के टंके में 40 बहलोली सिक्के आ जाते थे, यानी 40 बहलोली सिक्के बराबर एक टंका। तो इसने बहलोली नामक सिक्के चलाए तांबे के। फिर 1484 में जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह को पराजित किया। जौनपुर का विलय नहीं करता है, बल्कि अपने पुत्र बारबक शाह को वहाँ का प्रशासक नियुक्त कर देता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बहलोल लोदी जो है ये जौनपुर पर विजय प्राप्त करता है, और जौनपुर के जो सरकी शासक रहते हैं सुल्तान हुसैन शाह, उनको पराजित करता है। लेकिन जौनपुर को एकदम दिल्ली सल्तनत में प्रत्यक्ष रूप से मिलाता नहीं है, बल्कि अपने पुत्र बारबक शाह को वहाँ का शासक बना देता है। बहलोल का जन्म सिजेरियन यानी सर्जरी तकनीक से हुआ था। उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो सिजेरियन तकनीक से, ये बहुत कई बार पूछा गया है, सिजेरियन तकनीकी से इसका जन्म होता है, यानी सर्जरी से होता है, ऑपरेशन से इसका जन्म होता है बहलोल लोदी का। फिर बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बनता है, और ये लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1489 से 1517 तक शासन करता है। और इसकी अगर बहलोल लोदी की बात करें तो ये 1451 से 1489 तक लगभग 38 वर्षों तक शासन करता है, और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान बहलोल लोदी था। कई बार पूछा गया है, याद रखना। दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत में कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया? तो बहलोल लोदी था। इसने 38 वर्षों तक शासन किया था। फिर इसके बाद आ जाता है सिकंदर लोदी, 1489 से 1517 तक शासन करता है। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खान। इसकी जो माँ थी उनका नाम था जयबंद। सिकंदर लोदी की जो माँ थी वो जयबंद थी, यानी हिंदू सुनार थी। तो सिकंदर लोदी की माँ क्या थी? हिंदू थी। 1504 में इसने यमुना नदी के किनारे आगरा नगर की स्थापना की। जिस आगरा की आज हम लोग बात करते हैं, जहाँ ताजमहल है, उसकी स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी भी बना लेता है। राजस्थान के शासकों व व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसका उद्देश्य था। तो ये आगरा को राजधानी क्यों बनाता है? क्योंकि आगरा को राजधानी बनाने का कारण, इसका उद्देश्य ये था कि भाई ये राजस्थान के शासकों और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। जो राजस्थान के राजपूत थे उन पर यह नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, इसलिए इसने राजपूतों के निकट जाकर के, यानी राजस्थान के निकट आगरा को राजधानी इसने बनाया था कि वहाँ से राजपूतों पर हम नियंत्रण रख पाएंगे। बादलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण किया, जौनपुर को सल्तनत में मिला लिया, धौलपुर और ग्वालियर से नजराना प्राप्त किया। प्रशासनिक लौह पुरुष कहा जाता है इसको। गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की थी, कहा जाता है। इसकी गुप्तचर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कहा जाता है गुप्तचर के, जो सुल्तान के गुप्तचर थे भूत प्रेत हैं, यानी कहीं भी छिपे हो सकते थे। इतनी ज़्यादा इसकी गुप्तचर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी कि इसके जो गुप्तचर थे उनको लोग भूत प्रेत कहते थे। लेखा परीक्षण यानी एक अन्य अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। अमीरों की जागीरों के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करने के लिए इसने लेखा परीक्षण करवाया था, यानी ऑडिटर की नियुक्ति की थी, लेखा परीक्षक की नियुक्ति की। खाद्यान्नों पर से चुंगी व जकात कर समाप्त किया।
भूमि के माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया, कई बार पूछा गया है। गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने शुरू किया? तो सिकंदर लोदी था, और ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। शेरशाह सूरी के समय भी यही चलता है। शेरशाह सूरी जब भूमि की पैमाइश करवाता है तो पैमाने के रूप में गज सिकंदरी को ही इस्तेमाल करता है। गज सिकंदरी में क्या होता था? सन की बनी रस्सी होती थी। सन की बनी रस्सी होती थी जो 32 इंच या 39 अंगुल की होती थी, और इससे जो है माप की जाती थी। और ये 1586 तक चलती है, जब अकबर इसको बदल नहीं देता। अकबर इसको बदलता है और गज सिकंदर की जगह गज इलाही लाता है। राजत्व का परिवर्तन, राजत्व सिद्धांत का परिवर्तन, तो मैंने बताया था बहलोल लोदी जो था वो समानता में विश्वास करता था, और अपने अमीरों, अपने सरदारों के सामने गलीचे पर यानी कालीन पर बैठता था, कारपेट पर बैठता था, वो सिंहासन पर नहीं बैठता था। और कहता था बहलोल लोदी कि अगर हमारा शासन प्रशासन नहीं पसंद है तो आप मुझे चेंज कर दीजिए, यानी हमारी जगह किसी और को शासक सुल्तान बना लीजिए। लेकिन ये जो सिकंदर लोदी है ये समानता से कठोर नियंत्रण की ओर चला जाता है, यानी समानता की नीति ये त्याग देता है और नया प्रोटोकॉल बनाता है। दरबार में सिंहासन पर बैठना शुरू करता है। ये देखिए, अब ये गलीचे पर नहीं बैठता है, ये सिंहासन पर बैठना शुरू करता है। शाही फरमानों के सम्मान में गवर्नरों को राजधानी से 4 कोस आगे जाकर स्वागत करना पड़ता था। अगर कहीं शासक आ रहा है तो 4 कोस 6 कोस आगे ही गवर्नर लगे होते थे इसके स्वागत के लिए। सभी अमीरों को सुल्तान की उपस्थिति में पूर्ण सम्मान प्रदर्शित करना अनिवार्य था। यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। अब ये देखिए, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। कहता है यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठा कर ले जाएंगे। यानी ये अपने पावर की बात कर रहा है। सुल्तान सिकंदर लोदी जो है ये अपने पावर की बात कर रहा है। ये कह रहा है मेरी बात सरदार इतनी ज़्यादा मानते थे कि अगर मैं किसी नौकर को, किसी दास को, किसी गुलाम को पालकी में बैठा दूं तो ये अमीर या सरदार जो हैं ये उस नौकर को भी अपना सुल्तान मान लेंगे, उसको कंधों पर उठा लेंगे। इतने ज़्यादा ये लोग डरते थे। ये देखिए झुके हुए हैं, जितने भी सरदार या जो अमीर वर्ग हैं सब झुके हैं। तो ये सिकंदर लोदी कहता है कि भाई हमारी इतनी पावर थी कि मैं किसी एक गुलाम को भी अगर सुल्तान बना दूं तो ये लोग उसके सामने भी झुकेंगे। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, फारसी में गुलरुख, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का नाम गुलरुख भी था और इसी नाम से कविता लिखता था। इसने एक ग्रंथ की रचना की है लज्जत सिकंदर शाही, जो कि संगीत ग्रंथ कहा जाता है, और एक आयुर्वेद ग्रंथ की भी इसने अनुवाद किया था जिसको फरहंगे सिकंदरी कहते हैं, ठीक है। आयुर्वेद जो हमारा ग्रंथ है उसका इसने अनुवाद किया था फरहंगे सिकंदरी के नाम से। हिंदुओं पर जजिया फिर से लगा देता है। बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जलवा देता है, और बोधन नामक जो ब्राह्मण था वो बस इतना ही कहता है कि जैसे इस्लाम सच्चा धर्म है ऐसे हिंदू भी एक सच्चा धर्म है, हिंदू धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं। इतना कहने पर ही सिकंदर लोदी ने उस बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और मज़ारों पर जाने से ये रोक देता है। फिर अगला शासक बनता है इब्राहिम लोदी, और इसी के समय दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। 1517 से 1526 तक ये शासन करता है। सिकंदर लोदी का बड़ा पुत्र था, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। सिद्धांता इसका ये जो है इब्राहिम लोदी, इसका कहना था कि राजा को कोई संबंधी नहीं होता है। इसने लोदियों के समानता के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया और अमीरों को नौकरों की तरह रखा। अभी देखिए, बहलोल लोदी अमीरों को बहुत मानता था, बराबर की भावना रखता था, समानता की भावना रखता था। फिर आता है सिकंदर लोदी जो धीरे धीरे अमीरों को नीचे लाता है, यानी अपने आप को
उनसे श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। और ये जो इब्राहिम लोदी है ये तो एकदम अमीरों को कुचल देना चाहता है, उनको एकदम नौकर के समान रखता था। अब इससे क्या हुआ, जब अमीरों को इसने नौकर के समान रखना शुरू किया तो बहुत सारे अफ़गान अमीर इससे नाराज़ हो गए, उनके अंदर गहरा असंतोष आ गया। और एक और बात, इसने ग्वालियर का विलय भी कर लिया था, लेकिन अपने भाई जलाल खां से संघर्ष करना पड़ा इसको। खतौली का युद्ध 1517-18 में होता है और मेवाड़ के राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं। धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना 1518 में हारी थी। तो याद रखिए, जो मेवाड़ के राणा सांगा थे, इन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित किया था। एक तो खतौली के युद्ध में पराजित किया 1517 में, और दूसरा बाड़ी या धौलपुर के युद्ध में 1518 में पराजित किया। महाविद्रोह, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खां ने काबुल का शासक बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया। कारण, इब्राहिम लोदी का अहंकारी व्यवहार और वरिष्ठ अमीरों का अपमान। याद कीजिए इसको, ये आगे काम आएगा। पंजाब के गवर्नर कौन थे? दौलत खां लोदी। और इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? आलम खां लोदी। कहा जाता है ये दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इन्होंने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। अब कारण तो आपको पता ही होगा कि ये जो इब्राहिम लोदी है ये अहंकारी हो गया था और अमीरों को गुलाम समझता था, उनका दमन करना चाहता था, तो इसलिए अमीर इससे गुस्सा थे। पानीपत का प्रथम युद्ध और एक युग का अंत 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है और बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है। इब्राहिम लोदी युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और तारीख़ जहानी एक किताब है, इसके अनुसार युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला प्रथम सुल्तान था। बाबर का कथन है कि उसने इब्राहिम को अनपरखा सूरमा एवं कंजूस कहा है। लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। लोदी शासन, अर्थव्यवस्था और वास्तुकला की बात करें तो इब्राहिम लोदी के समय भू राजस्व 1/4 थी, यानी 25%, 1/4 या 25% कहिए। खाने पीने की चीज़ें सस्ती थी। मकबरों का निर्माण, बाबर द्वारा बनवाया गया इब्राहिम का मकबरा, राजधानी आगरा का विकास। व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय, सरदारों की समानता पर आधारित थी। हालांकि ये सरदारों की जो समानता है ये बहलोल लोदी के समय ही थी, उसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी इसको हटा देते हैं। तो कुल मिलाकर एक खोया हुआ अवसर। बहलोल का भाईचारा इब्राहिम की निरंकुशता में बदल गया, लेकिन इब्राहिम के पास उसे लागू करने की सैन्य क्षमता नहीं थी। यह भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का संयोग था, लेकिन अफ़गान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह संयोग टल गया, आरपी त्रिपाठी कहते हैं, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब पूरा का पूरा जो राजनीतिक इतिहास है ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। चाहे गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, लोदी वंश हो, पूरा का पूरा राजनीतिक इतिहास और युद्ध वगैरह सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दिल्ली सल्तनत के शासन प्रशासन, कला साहित्य, स्थापत्य, चित्रकारी, सैन्य संगठन, न्याय विभाग, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।